जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका किस तरह से अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को युद्ध में झोंक देता है और कौन कौन से ऐसे देश है जिनको अमेरिका आज भी दबा रहा है और कौन सा एक ऐसा इकलौता दुनिया का देश है जो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनता, खुल्लम खुल्ला उसको चुनौती देता है। आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। गाइस, अपनी बात की शुरुआत हम कुवैत और इराक से करेंगे। किस तरह से इराक के तानाशाह ने अमेरिकी डिप्लोमेट अप्रैल कैथलीन ग्लास्पी के कहने पर 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला किया। इराक और कुवैत ये दोनों ही मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश हैं, और कुवैत इराक से बहुत छोटा है साइज में, लेकिन कुवैत इराक से आज भी बहुत अमीर है और उस टाइम भी बहुत अमीर था। कारण कुवैत के पास अपना तेल और गैस भंडार। दरअसल साल 1990 के आसपास इराक ने कुवैत से बहुत कर्जा ले रखा था, तो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कुवैत तो एक छोटा सा देश है, हम कुवैत पे हमला करके उस पे कब्जा कर लेते हैं, उसका कर्जा हम देंगे नहीं और उल्टा उसके पेट्रोलियम और गैस के भंडार पे हम अपना कब्जा कर लेंगे। इराक ने युद्ध का कारण बताते हुए कुवैत पर यह आरोप लगाया कि कुवैत तिरछी ड्रिलिंग के माध्यम से अपनी एरिया में खुदाई कर रहा है, लेकिन तिरछी ड्रिलिंग के माध्यम से वो इराक के अंदर का तेल निकाल के पूरी दुनिया में बेच रहा है। लेकिन ये सिर्फ कहने का कारण था गाइस, असली आग तो यहाँ पे अमेरिकी डिप्लोमेट ने लगाई थी और उस टाइम कुवैत को भी अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने अमेरिका को पहले से ही कह के रखा था कि भाई अगर इराक हमारे ऊपर हमला करे तो आप हमें बचा लेना, और अमेरिका ने उसको झूठा दिलासा भी दिया कि हाँ भाई हम बचा लेंगे। लेकिन फाइनली 2 अगस्त 1990 को जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका पीछे हट गया। उसने कुवैत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कुवैत बेचारा छोटा सा देश, इराक ने 2 दिन में उस पर कब्जा कर लिया और कुवैत की शाही फैमिली ने भागकर सऊदी अरब में शरण ले ली। अब अमेरिका इतनी जल्दी आ जाता तो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज कैसे बिकती। उसने कहा भाई 2-4 थप्पड़ क्यों, ढंग से पिटो, तभी तो हमारी दुकान से मलहम पट्टी दबा के बिकेगी तुम्हारे देश में। अब इराक ने यहाँ पे कुवैत को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने 6 महीने रुक के 35 देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया। कहा कि भाई मलहम पट्टी कुवैत में भी हमारी बिकेगी और इराक में भी हमारी बिकेगी, दोनों तरफ हम धंधा करेंगे दबा के, जनता मरती है तो मरे। और बहाना यह बना दिया कि इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और जैविक हथियारों को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई तो ना आतंकवाद के सबूत मिले, ना ही जैविक हथियारों के सबूत मिले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को ये आतंकवादी कहते हैं उनके पास हथियार कहां से आते हैं, कौन सप्लाई कर रहा है? यही कर रहे हैं अमेरिका और रूस। ये दोनों देश जब तक इस दुनिया में है तब तक गोलियां चलती रहेंगी। ये कहीं पे भी शांति स्थापित होने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर दुनिया में शांति स्थापित हो गई तो इनका हथियारों का धंधा कैसे चलेगा। अब यहाँ पे कुवैत को बोला अमेरिका ने कि भाई अब हथियार खरीद लो, नहीं तो इराक कल को फिर से तुम्हें मार देगा। और इराक को तो पहले से हथियार बेचे तो अमेरिका नहीं थे, यहाँ पे और हथियार बेच दिए उसको। पहले तो बर्बाद कर दिया, उसके बाद हथियार भी अपने ही बेचे। और जब यहाँ से अमेरिका गया तो सद्दाम हुसैन के जो समर्थक थे और जो आम जनता वहां पे मरी थी, उनमें से कुछ लोग उठे और वहां पे एक नया आतंकी संगठन बना, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यही लोग हैं, इन आतंकवादी संगठनों को बनाने वाले भी यही लोग हैं इनडायरेक्ट वे में। लेकिन इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं एक इंडियन होके, क्योंकि इंडिया का खाड़ी देशों से सीधा सीधा बहुत तगड़ा संबंध है। इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं और यहाँ से अच्छा रोजगार उनको वहां पे मिलता है। वहां पे उनको एक मोटी सैलरी मिलती है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, और वो हमारे देश में वहां से पैसा भेजते हैं, जिससे हमारे देश को भी बढ़त मिलती है। और दूसरा, अगर खाड़ी देशों में शांति रहेगी तभी हिंदुस्तान में भी शांति रहेगी, क्योंकि खाड़ी देशों में जब जब युद्ध हुआ है हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है। और ईरान यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा दोस्त साबित होता है, क्योंकि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को और कुछ उसके सिलेक्टेड दोस्त देश हैं उनको 6 महीने के उधार पे पेट्रोलियम देता है। आपको आज अगर पेट्रोलियम वहां से मिला है तो आपको उसका पेमेंट 6 महीने बाद देना है। बाकी सब देश नगद पैसे एडवांस लेते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम देते हैं। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि ईरान आपको पहुंचा के देता है हिंदुस्तान में तेल। और दूसरा फायदा ईरान के साथ ये है, उसको हमें या तो रुपए में पेमेंट करना है या फिर हमें उसके साथ वस्तु विक्रय करना है। यानी ईरान से तेल ले लिया, पेट्रोलियम ले लिया और उसको अपने देश की वस्तुएं बेच दी। अमेरिका ने बहुत लंबे टाइम से ईरान को बर्बाद करने का भी प्लान बना रखा है, लेकिन ईरान यहाँ पे बहुत समझदार है। ईरान कहता है अमेरिका गाली दे रहा है, सुन लो, अमेरिका हमारे लोगों को मार रहा है, सुन लो, जवाब मत दो। कब तक? परमाणु। यही इंटरनेशनल गंदी राजनीति चल रही है गाइस। जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उस दिन अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत कम होने वाली है। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान सक्सेसफुली परमाणु बम बना पाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी यही किया साल 1978 में, और बैक में जा रहा हूं, 1990 में इराक और कुवैत की युद्ध की बात करी थी मैंने, मैं अभी 1978 में जा रहा हूं।
अफगानिस्तान में उस टाइम नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार थी। ये कुछ साल अफगानिस्तान के लिए बहुत पीसफुल साल माने जाते हैं। नूर मोहम्मद तारिकी ने वहां पे स्कूल्स बनवाए, महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया, महिलाएं बुर्का पहने या ना पहने ये महिलाओं की मर्जी पे छोड़ दिया। कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई कि भाई बुर्का पहन के ही आपको बाहर निकलना है या महिला जब बाहर निकलेगी तो उसके साथ एक मर्द होना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई बंदिश नूर मोहम्मद तारिकी ने नहीं लगवाई। ये सब उसने यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आके किया, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में यूएसएसआर, जो आज का रशिया और 15 देशों में टूट के बना है, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा था। अब यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में हो और ये बात अमेरिका को पच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका ने यूएसएसआर के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए और यूएसएसआर वाली जगह पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान को बर्बाद करने की साजिश रच दी। अमेरिका ने वहां के कुछ कट्टर मुस्लिमों को पकड़ा, मीटिंग करी और उनको बोला, देखो भाई तुम्हारा मजहब यहाँ पे खतरे में है, यूएसएसआर वाले तुम्हें मॉडर्न कर रहे हैं, महिलाओं को आजादी दे रहे हैं, अगर तुमने अभी आवाज नहीं उठाई तो टाइम निकल जाएगा भाई साहब, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अमेरिका ने यहाँ पे क्या गंदी चाल चली, नूर मोहम्मद तारिकी का जो विदेश मंत्री था हाफिजुद्दीन अमीन, उसको खरीद लिया। अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने हाफिजुद्दीन को कहा कि भाई आप यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाओ, यहाँ पे स्कूल्स बनवाओ, उल्टा उसको बोला। और दूसरी तरफ अमेरिका ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से ले आया और उसको इस चीज में भड़का दिया कि ये तारिकी की सरकार जो है ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और मुस्लिमों के हकों को उनसे छीन रही है, तुम आवाज उठाओ। मतलब दोनों तरफ के गेम खेल के डिवाइड एंड रूल वाली तकनीक यहाँ पे अपना ली। अमेरिका की यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन और कट्टरपंथियों से यूएसएसआर की खिलाफत करने के लिए और नूर मोहम्मद तारिकी की खिलाफत करने के लिए। लेकिन बाद में यही ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन बना। वो एक अलग कहानी है। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका ने 1990 में, ये अभी 1978 की कहानी चल रही थी अफगानिस्तान की, 1990 वाली कहानी में वापस जाओ, जो इराक वाली कहानी मैंने आपको पहले बताई है। इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब की जमीन का यूज किया। ओसामा बिन लादेन को यह बात चुभ गई कि भाई सऊदी अरब मक्का और मदीना की पवित्र धरती है, युद्ध लड़ने के लिए आप इसका यूज मत करो। इसलिए ओसामा बिन लादेन अमेरिका का 1990 के बाद से दुश्मन बन गया। बाद में उसने अमेरिका पे इसी बात का बदला लेने के लिए कि उसने सऊदी अरब की जमीन का यूज किया, इसी बात का बदला लेने के लिए 9/11 का अटैक किया अमेरिका पे। खैर, ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 का अटैक किया वो हर हालत में गलत है, उसको कभी भी कोई भी सही नहीं बता सकता है। लेकिन अमेरिका ने जो किया वो भी कहां तक सही था। अमेरिका जिस देश में गया वहां पे सत्यानाश होना तय है। अगर ओसामा बिन लादेन का 9/11 हमला आतंकवादी हमला है तो अमेरिका ने जो वियतनाम में किया वो आतंकवादी हमला नहीं है। 27 करोड़ बम गिराए उसने वियतनाम के ऊपर, उसमें क्या आम जनता नहीं मरी होगी? अब अमेरिका भारत में भी अपना हथियारों का धंधा बढ़ाना चाहता है पिछले काफी लंबे समय से, लेकिन भारतीय सरकार समझदार है, अमेरिका से वो ज्यादा हथियार नहीं लेती। मेनली हम रूस पर निर्भर है अपने हथियारों के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अमेरिका से हथियार ले लिए तो इसका मतलब आप फंस गए अमेरिका के ट्रैप में। क्योंकि जिस दिन युद्ध हुआ आपको हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी, या तो अमेरिका आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा या फिर उनके रेट्स इतने बढ़ा देगा कि आप आधी जंग वैसे ही हार जाओगे। हाँ, अमेरिका से हम कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स जरूर लेते हैं जिनके रखरखाव और मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा ना हो, जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, C-17 ग्लोब मास्टर और कुछ होविट्जर्स तोपें, नॉर्मल सामान लेते हैं, उससे ज्यादा लड़ाकू विमान हम नहीं खरीदते हैं। लेकिन हम भी यहाँ पे मजबूर हैं, हम अमेरिका की पूरी तरह से खिलाफत नहीं कर सकते क्योंकि रूस हमारा साथ देगा, लेकिन चीन के मामले में रूस हमारा कभी साथ नहीं देगा। अगर हमें चीन से टक्कर लेनी है तो हमें अमेरिका का साथ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रूस और चीन एक तरह से डिप्लोमेटिक दोस्त हैं। हमारी जब भी चीन से फ्यूचर में मान लो कभी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होती है तो रूस इंडिया का साथ देगा, लेकिन उस जोर से नहीं दे पाएगा जितना अमेरिका हमारा साथ देगा। इसलिए चीन से टक्कर लेने के लिए हमें अमेरिका से दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी, और अमेरिका भी अच्छी तरह से यह बात जानता है। अगर उसको चीन से टक्कर लेनी है तो भारत का साथ उसको बहुत अच्छी तरह से चाहिए ही चाहिए। और हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए, 1971 की जंग में अमेरिका ने हमें धोखा दिया था, पाकिस्तान का उसने साथ दिया था। जब अपना 7वां बेड़ा उसने अरब सागर में भारत को डराने के लिए भेज दिया था, लेकिन उस टाइम रूस ने हमारा साथ दिया था। रूस ने अपनी नेवी का 40वां बेड़ा अरब सागर में भारत की सेफ्टी के लिए भेजा, जिसको देख के अमेरिका का 7वां बेड़ा भाग खड़ा हुआ। तो इसलिए कभी भी हमें अमेरिका पे अंधा विश्वास नहीं करना है। हमारा एक इंटरनेशनल भाई है रूस, जो हमारी हमेशा से मदद करता आया है और उम्मीद है फ्यूचर में भी करता रहेगा। और अब जब बात रूस की चल ही रही है तो रूस के पड़ोसी देश के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये वही बेवड़ा है जो अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चुनौती देता है।
इसके पास परमाणु बम आ गया है और ये अमेरिका को धमकी देता है कि हम इस परमाणु बम का यूज करने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये परमाणु बम हम आपके ऊपर नहीं फेंकेंगे, ये फेंकेंगे हम दक्षिण कोरिया और जापान पे। तो जब भी अमेरिका इससे पंगा लेने की सोचता है तो ये दोनों बेचारे दक्षिण कोरिया और जापान हाथ जोड़ के अमेरिका के सामने पहुंच जाते हैं, मालिक रहम करो, हमें बचा लो मालिक, ये सन की आदमी हमारे ऊपर परमाणु बम फोड़ देगा। तो इसलिए अमेरिका इससे दूर रहता है, इससे ज्यादा पंगेबाजी नहीं करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ईरान भी इसीलिए चुप है क्योंकि उसके पास अभी तक परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जिस दिन ईरान के पास परमाणु बम आ गया उस दिन अमेरिका की ईरान के सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि ईरान सीधा उस धमकी देगा सऊदी अरब को उड़ाने की और इजराइल को उड़ाने की। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो में आपके साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज जाके वो उस लाल बटन को तोड़ दो, हथौड़े से तोड़ो, उंगली से तोड़ो, चाहे कैसे ही तोड़ो, उसको दब जाना चाहिए। और दूसरा, लाइक नहीं करा है लाइक कर दो भाई। इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लो। बस यार और क्या ही चाहिए, थोड़ा सा शेयर कर देना इस वीडियो को जितना कर सको, थोड़ा सा व्हाट्सएप फेसबुक पे घुमा दो यार, तुम्हारे यार दोस्त देख लेंगे तुम्हारे भाई का वीडियो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।